दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। एक बुक जिसका नाम डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी, बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे। मॉर्गन हाउसल की लिखी हुई ये किताब आज के समय पर अगर आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। उसके पीछे कुछ रीजन है, जेन्युइन रीजन है। आज मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरी किताब नहीं आपको बता सकता 10-12 मिनट में। मैं आपको कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट लेसन्स इसमें से बताऊंगा और आप मेरी बात मानिए कि इस किताब को सुनने के बाद जो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी शायद आपको दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। आज की इस वीडियो में इस किताब के बारे में बात होगी। अगर हम छोटी सी एक लाइन में देखें, ये किताब हमें बताती है पैसों के साथ आपका बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए। पैसा कमा तो लेते हैं, बहुत सारे लोग कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, आप भी कमाते हैं, या अपने दुकानों में भी देखे होंगे, बिजनेसमैन देखे होंगे, जॉब करने वाले देखे होंगे, लेकिन वो अपने पैसे को किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से अपने पैसे को देखते हैं, वो हर आदमी का नजरिया अलग होता है। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के जरिए यही जानने की कोशिश करेंगे। जो इस किताब के 7 लेसन है, मॉर्गन हाउसल ने जो 7 लेसन बताए वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहले लेसन से शुरुआत करते हैं। ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इसका मतलब है असली पैसा वही है जो आप नहीं देखते। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि कोई गाड़ी से आया, कोई आदमी गाड़ी से आया, बहुत महंगी गाड़ी से आया, तो आप अक्सर क्या कहते हैं कि क्या मस्त गाड़ी है। लेकिन आप ये भी सोचते हैं कि कितना अमीर होगा ये आदमी जिसने इतनी अच्छी गाड़ी ली है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि उसके ऊपर कितना लोन भी हो सकता है। इस गाड़ी से लेकर, गाड़ी को लेने के लिए उसने कितना बड़ा लोन भी लिया होगा। किसी का आपने बहुत बड़ा घर देखा, लेकिन क्या आपने ये देखा कि उस घर की ईएमआई चल रही है, उसका सरदर्द उसे कितना है। तो होता क्या है कि हम हमेशा देखते हैं लग्जरियस चीजें, लोगों की अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन उसके पीछे की थिंकिंग क्या है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, उसके पीछे उसे क्या क्या करना पड़ा है ये चीजें सेटअप करने के लिए, ये चीजें बिल्डअप करने के लिए, हम नहीं देखते। तो यही होती है ट्रू वेल्थ, जिसे हम देखते नहीं हैं। होता क्या है कि एक आदमी ने अपना पैसा जोड़कर, अपना पैसा इन्वेस्ट करके जोड़कर एक नॉर्मल सा घर बनाया, और वो आदमी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। सुनो इस बात को, इंपॉर्टेंट है। एक आदमी ने अपना पैसा जोड़कर मेहनत करके एक घर बनाया, लेकिन उसके ऊपर कोई घर के लिए ईएमआई नहीं है। उसने एक छोटी सी गाड़ी खरीदी, उसकी गाड़ी पर भी कोई ईएमआई नहीं है, वो खुशी खुशी रह रहा है। लेकिन साइड में एक बहुत बड़ा बंगलो बन रखा है, और उसके ऊपर इस मतलब बंगलो के जो मालिक है उसके पास एक बहुत बड़ी और लग्जरियस गाड़ी भी है, लेकिन उनके पास लोन इतना ज्यादा है कि वो लोन उनके लिए सरदर्द बना हुआ है। तो आपके लिए वो वेल्दी नहीं है। मॉर्गन हाउसल के हिसाब से जो उनके पास बंगला और गाड़ी है वो वेल्दी नहीं है, जो सुकून शांति से जी रहा है वो वेल्दी है। तो इन चीजों में अंतर करो और समझो कि मॉर्गन हाउसल क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यू पे प्राइस फॉर एवरीथिंग। आपको जिंदगी में हर चीज के लिए प्राइस पे करना पड़ता है, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब देखो, एक आदमी, अब यहां भी एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाता हूं। एक आदमी मतलब पढ़ाई के जमाने से, जब वो कॉलेज में था तो बहुत मेहनत कर रहा था, फिर उसकी जॉब लग गई, फिर उसने जॉब भी बहुत मेहनत से करी और अपने पैसे को सेव किया, बहुत पैसा सेव किया और इन्वेस्ट किया। एक समय जाकर वो बहुत पैसा बड़े मतलब बहुत अमीर आदमी बना, बहुत पैसे वाला आदमी बना। लेकिन साथ में एक ऐसा था कि कॉलेज के समय में भी वो सोता रहा, कोई खास पढ़ाई लिखाई नहीं करी, ऑफिस के समय भी उसने नॉर्मल काम किया, पैसा बिल्कुल सेव ही नहीं किया, और आज आज सेम कंडीशन में है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसने कितनी मेहनत करी। तो इसने जो अपनी अमीरियत है, जो इसका पैसा है, उसके लिए इसने मेहनत के रूप में प्राइस पे करी। लेकिन उसने, दूसरे आदमी ने कोई प्राइस पे नहीं करी, कुछ भी मेहनत नहीं करी, लेकिन अब वो एक्चुअली प्राइस पे कर रहा है। मतलब अपनी नॉर्मल जिंदगी को जीकर अपनी जो अच्छी जिंदगी जी सकता था, पैसे वाली जिंदगी जी सकता था, आलीशान जिंदगी जी सकता था, वो नहीं जी पा रहा। तो वो है उसकी प्राइस। तो आपको अगर ये लग रहा है कि कोई कुछ भी कर रहा है, तो आप ये समझिए कि चाहे आप कुछ भी करें और रिजल्ट आपका चाहे जो भी हो, लेकिन आप प्राइस जरूर पे करेंगे। या तो आप आज प्राइस पे करके मेहनत करिए,
या फिर अगर आप आज मेहनत नहीं कर रहे, जो आप आज समय बर्बाद कर रहे हैं, तो इस समय को जो बर्बाद किया है इसकी प्राइस आपको फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी अपनी जिंदगी को नॉर्मल या बिलो एवरेज बनाकर। तो ये आप मान के चलिए कि जीवन में हर आदमी को हर चीज के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप रिलेट कर पाए, आप समझ पाए इन बातों को। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ दोस्तों। तीसरा पॉइंट, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। देखो पैसा बहुत सारे लोग कमाते हैं। आपने एक बार एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। आपने ना एक न्यूज देखा था कि कौन बनेगा करोड़पति शो आता था, उसमें एक पर्सन थे, उन्होंने 1 करोड़ पता नहीं उससे भी ज्यादा पैसा जीता था। एक अच्छा खासा मतलब बहुत बढ़िया प्राइस मनी जीता था उन्होंने करोड़ों में। लेकिन कुछ साल बाद खबर निकल कर आई थी कि उनकी जो लाइफ है वो फिर से पहले जैसी हो गई, उनका पूरा पैसा खत्म हो गया। ये होता है दोस्तों गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। एक आदमी जो एक झटके में अमीर बन जाए, एक आदमी एक झटके में अमीर बन जाए, या तो लॉटरी लग जाए या इस तरीके का कोई प्राइस मनी जीत जाए, लेकिन अगर उसे नहीं पता कि हमें वेल्दी बने कैसे रहना है, तो वो पूरा पैसा अपना खत्म कर देगा। समझ पा रहे, पूरा पैसा खत्म कर देगा और फिर से पुरानी ही जिंदगी में आ जाएगा। उसके कंपैरिजन में अगर हम एक ऐसे आदमी को रखें जो धीरे धीरे करके अमीर बना है, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा है, सेव किया है, इन्वेस्ट किया है, फिर एक अच्छी जिंदगी पर पहुंचा है, एक अच्छा खासा उसने कॉर्पोरेट पैसा इकट्ठा किया है, तो वो अपने पैसे की इज्जत भी करेगा, मैनेज भी करेगा। तो ये आप ये मान के चलिए कि पैसा कमाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को मैनेज करना। ये आप समझ के रखिए। हर आदमी पैसा कमा सकता है, लेकिन हर आदमी पैसे को मैनेज नहीं कर पाता। पैसे को मैनेज करना कहीं सिखाया भी नहीं जाता, वो खुद ही अपनी आदतें डेवलप करनी पड़ती है, खुद सीखने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ऑथर का ये कहना है कि पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है पैसे को मैनेज करना। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग जो एक झटके में पैसे वाले बने, वो फिर से दोबारा पुरानी वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते। चौथा पॉइंट है दोस्तों, एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। फाइनेंशियली अनब्रेकेबल का मतलब क्या होता है कि आपने अपना पैसा, मान लेते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट की बहुत बात होती है, आपने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब मार्केट कर गया क्रैश, आपको भी पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, उस क्रैश मार्केट में अपने घाटा लेकर अपना पैसा निकालोगे। आपके पास कोई अलग पैसा ही नहीं था। तो अपने आप को इस तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल बनाओ कि कोई भी सिचुएशन आपको तोड़ ना पाए, फाइनेंशियली तो एटलीस्ट ना तोड़ पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अनाप शनाप पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने पैसे को किस तरीके से आपने पार्क किया है, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, वो जरूरी है। जैसे कि अपना 20%, कम से कम अपने कमाई का 20% हिस्सा आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, जो कि जब चाहे आप उसी मिनट वो पैसा यूज कर पाए। जैसे कि अगर मेरे पास अभी इमरजेंसी है तो मैं अभी उस पैसे को यूज कर पाऊं। तो इस तरीके का अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो आपको कोई भी बड़ी या फिर नॉर्मल सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपको तोड़ नहीं सकती। आपके इन्वेस्टमेंट आपको मजबूरी में नहीं निकालने पड़ेंगे, घाटे में नहीं निकालने पड़ेंगे। तो ये समझिए एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, कि अपने आप को इस तरीके की सिचुएशन बनाओ कि फाइनेंशियली आपको कोई भी प्रॉब्लम तोड़ ना सके। अपने आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होने चाहिए, जो कि अगर कोई भी आदमी सीरियस इंजरी होती है, बीमार पड़ता है, तो आपने देखा है ना हॉस्पिटल्स के बिल्स किस तरीके के आते हैं, 10-20 लाख तक के बिल आ जाते हैं। तो वो सिचुएशन भी आपको तोड़ ना पाए, आपकी सेविंग्स खत्म ना कर दे, तो उसके लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ये सब चीजें आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी जीवन में कामयाब बनने के लिए और बने रहने के लिए। ये सब चीजें आपको सीखने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। पांचवा पॉइंट, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर फाइनेंशियल फ्यूचर। इसका क्या मतलब है, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के प्रति आपको बहुत ज्यादा सकारात्मक रहने की जरूरत है। ये ऑथर ने ना एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल से समझाया है। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके के हैं कि दो लोग, एक वॉचमैन और एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब करने वाला आदमी, दोनों ही पैसा कमा रहे थे। वॉचमैन की सैलरी आप जानते हैं कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी, कॉर्पोरेट सैलरी पर्सन की सैलरी अच्छी खासी थी, ठीक है। दोनों लोग पैसा कमा रहे थे, लेकिन एक दिन देखा गया कि जो वॉचमैन था उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद देखते हैं कि उसके अकाउंट में मोर देन 7 करोड़ रुपए, इंडियन रुपए के टर्म्स में अगर हम बात करें तो 7 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा पड़ा हुआ था उसके बैंक अकाउंट में। लेकिन वहीं दूसरा जो व्यक्ति था वो एक समय पर आकर
फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गया और उसके पास पैसा नहीं बचा, उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला जो पर्सन था उसने कभी भी फाइनेंशियल चीजों को समझा ही नहीं, उसने कभी भी फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं कि फाइनेंशियली किस तरीके से हम अपने आप को सिक्योर करेंगे। कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और वो फाइनेंशियली मतलब ब्रेक हो गया और उसने बैंकरप्सी फाइल करी। वहीं एक वॉचमैन के अकाउंट में इतना पैसा आखिरकार कैसे आ गया? क्योंकि उसने शुरुआत से ही उसने बहुत सारी फाइनेंशियली नॉलेज ली थी और उसने शुरुआत से ही एक इंडेक्स फंड में, अमेरिका में ही एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता था। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता था, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता था। लंबे समय में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो एक अच्छा खासा अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में था। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपको बहुत बड़ा आदमी पहले से बनने की जरूरत नहीं है पैसा बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा पहले से ही हो, या फिर आप बहुत बड़ी नौकरी कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। जरूरी नहीं है। ये सब ना भी हो तब भी आदमी पैसा बना सकता है और बने भी रह सकता है। बस आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर ध्यान देने की जरूरत है, उसके प्रति सकारात्मक रहने की जरूरत है और उसके लिए अच्छे और सही स्टेप्स उठाने की जरूरत है। छठवां पॉइंट, सेविंग वर्सेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। इसका दोस्तों मतलब आप ये मान के चलिए लगभग लगभग 5वें पॉइंट से आप रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि सोचते हैं कि हमें पैसा बचाना है। कुछ लोग पैसा बचाते हैं, फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं। उनकी सैलरी कम होती है, उनकी इनकम कम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं। लेकिन एक तरह के पीपल वो होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमें सेविंग आखिरकार करनी क्यों है। क्योंकि हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारी तो सैलरी आती रहेगी, तो हमें सेविंग करने की जरूरत क्या है? हमारी सैलरी बढ़ती भी रहेगी और हमारे खर्चे वगैरह सब जरूरतें पूरी होती रहेंगी। लेकिन वहीं दूसरा वाला जो है, जो सेविंग भी कर रहा है और साथ के साथ इन्वेस्ट भी कर रहा है, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बना रहा है, तो इन दोनों में बहुत फर्क है। आपको खुद चूज करना है कि आपको कौन सा बन रहा है। मुझे पता है 90 से ज्यादा 99, वैसे तो 99% लोग जो होंगे वो यही कहेंगे कि सेविंग करना और इन्वेस्ट करना जरूरी है। आप भी अपने विचार मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि ये छठवां जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो सातवां पॉइंट है, इसमें कोई लेसन नहीं है, उन्होंने बस कुछ टिप्स दिए हैं। मॉर्गन हाउसेल जो इस किताब के ऑथर है, उनके कुछ टिप्स हैं जो कि आपको जिंदगी भर काम आने वाले हैं। तो कुछ टिप्स हैं वो आप समझ लीजिए, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। दोस्तों पहली टिप है इंडिपेंडेंट डिसीजन। इसका मतलब है कि आपको अपने लिए जो डिसीजन लेने, अपने पैसे के लिए जो डिसीजन लेना है वो अपने हिसाब से लेना है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं। किसी ने क्या कहा है वो देखकर नहीं, किसी ने कौन सी गाड़ी खरीदी है, कौन सा घर खरीदा है, या क्या क्या खर्चे कर रहा है, वो नहीं। आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेने हैं। अपने आपका कमाया हुआ पैसा है तो आपको अपने हिसाब से ही चीजें देखनी। कहीं भी टिप मिल गई उसके हिसाब से भी नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखो, खुद की लर्निंग पर ध्यान दो और खुद की लर्निंग और समझ के हिसाब से ही डिसीजन लो, और अपने लिए क्या अच्छा हो सकता है उसे सोचकर ध्यान में रखकर आपको डिसीजंस लेने हैं। दूसरा पॉइंट है मॉर्गन हाउसेल का, लिव बिलो योर मीन्स। मतलब आपकी जो जरूरतें हैं उन्हें कोशिश करो कि लिमिटेड रहे, या फिर लग्जरी तक मत जाओ। पैसा है अगर आपके पास भी, तब भी उन्हें इतना मत उड़ाओ कि वो खत्म होने की कगार पर आ जाए। या फिर अपनी जो खुशियां हैं उन्हें छोटी छोटी चीजों में ढूंढना सीखो या फिर बनाना सीखो। तो अपने जीवन में अगर आपके पास, ये मान के चलिए कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर वैकेशन पर जाना है तो 5 स्टार में ही रुकना है। तो अगर आपके पास पैसा है भी ना 5 स्टार में रुकने का, तब भी कोशिश करो कि उतना पैसा खर्च ना किया जाए। छोटी चीजों में खुश रहने की कोशिश करोगे तो अपने पैसे को बचाओगे भी और बढ़ाओगे भी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, मेंटेन 20% इमरजेंसी कैश। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। कम से कम 20% कैश आपका इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम अर्जेंट आ जाती है तो आपको अपने एसेट, अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ने की या रोकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। और लास्ट दोस्तों, डोंट इंटरप्ट कंपाउंडिंग। मतलब आप जो SIPs कर रहे हो, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, उन्हें मत तोड़ो। ये सोच के मत तोड़ो कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, कंपाउंडिंग काम करेगी या नहीं करेगी। इन चीज़ों को सोच के बिल्कुल भी अपनी कंपाउंडिंग को, अपनी वेल्थ कंपाउंडिंग को बिल्कुल भी इंटरप्ट मत करो। उसे लगातार होने दो। चाहे आप कम पैसे से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े समय में, लंबे समय में
जो कंपाउंडिंग का रिजल्ट निकल कर आता है वो इतना बड़ा रिजल्ट होता है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मॉर्गन हाउसल की लिखी हुई एक बुक जो कि बेस्ट सेलिंग भी है, साइकोलॉजी ऑफ मनी की बात करी है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने आपको पूरी बुक समझा दी, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन मैंने कवर करे हैं। बुक में बहुत कुछ लिखा है, आपको खुद भी अगर चाहें तो आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बुक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और अगर किसी ने अपने जीवन में उसे उतारा तो लाइफ चेंजिंग भी साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की बातें, ये नॉलेज किसी और को भी पता चलनी चाहिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे कि पैसिव इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो उसकी लिंक आपको लेफ्ट साइड की वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू।